हेलो एंड वेलकम बैक टू द यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर सप्लाई एनालिसिस का लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में 12th स्टैंडर्ड के अंदर। ये आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा और हर बार एग्जाम में 3 लॉ में से ये वाला लॉ पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा सर, लॉ ऑफ सप्लाई में होता क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई हमको ये एक्सप्लेन करता है कि एक प्राइस और डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरह से होता है। तो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी उसके साथ बढ़ती है, एंड जब प्राइस घटती है तो सप्लाई भी उसके साथ घटती है। नाउ हमें सप्लाई के अंदर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, प्रोड्यूसर के दिमाग से सोचना है। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि जब भी ज्यादा भाव मिले किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो ज्यादा बेचना चाहेगा ताकि उसको ज्यादा मुनाफा, ज्यादा प्रॉफिट हो सके। और जब भाव घट जाएगा तो उसको मालूम है कि भाई मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं ज्यादा सप्लाई नहीं करता हूं वरना मेरे को लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से प्राइस और सप्लाई के बीच में हमको पता चलता है कि क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उसके साथ बढ़ता है, उल्टा नहीं जाता। उल्टे को इनवर्स बोलते हैं, वेरिन जब सीधा सीधा जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हमें लॉ ऑफ सप्लाई में, तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वही सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका है ना आंसर एक फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, जो फॉर्मेट में बता रहा हूं अगर आप वो फॉलो करोगे तो 7.5 8 में से आउट ऑफ 8 आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि मैंने पूरा A to Z बोर्ड का फॉर्मेट फॉलो किया यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें 3 पॉइंट लिखने। पहला पॉइंट होगा इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। सर, लॉ ऑफ सप्लाई एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। व्हाई फंडामेंटल? बिकॉज सर पूरी इकोनॉमिक्स की थियरी सप्लाई थियरी पर बेस्ड होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर दो ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड वाज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एंड द सेकंड प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी, इज सप्लाई। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। अच्छा, सेकंड पॉइंट सर, इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। तो 1890 में प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को पब्लिश किया था, जिसके अंदर उन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई को भी इन डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ओके, ये पूरी की पूरी जो खोज है वो इनकी है और किसी के साथ इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, इनका पूरा अकेले का खोज है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है लॉ एक्सप्लेन। सर, लॉ के अंदर बेसिक चीज क्या बताई जाती है? लॉ एक्सप्लेन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। मैंने अभी जैसा बताया, लॉ के अंदर क्या पढ़ना है हमें? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज क्या होती है? इंट्रोडक्शन खत्म, 3 पॉइंट में आपका काम बस इतना हो गया, काफी है। अपन को ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखने का, अपन को पेज नहीं भरना है, अपन को क्वालिटी देनी है। ठीक है, क्वालिटी के अंदर इतना दे दिया, सारे पॉइंट्स मेन कवर हो गए, दैट्स इट। स्टेटमेंट के अंदर कैसा? स्टेटमेंट ऐसी चीज होती है जो आपको जैसा डेफिनेशन दिया है, जैसा स्टेटमेंट एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है वही लिखना पड़ता है। सो वो स्टेटमेंट क्या है? एल्फ्रेड मार्शल की एक आदत है, जब भी वो कोई चीज को पढ़ाई करते हैं, कोई चीज को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो सिर्फ उसी को जिंदा रखते हैं और बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट, मतलब अनचेंज, मतलब ऐसा समझते हैं कि मर गया है वो। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर सप्लाई को पढ़ रहे, तो यहां पर वो क्या समझते हैं कि भैया सप्लाई एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ प्राइस से अफेक्ट हो रही है और बाकी सारे जो फैक्टर्स है, सप्लाई के जितने भी अदर फैक्टर्स है, डिटरमिनेंट्स है, वो सब क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पर क्या है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितना प्राइस ज्यादा, मोर इज क्वांटिटी सप्लाइड, उतना ही ज्यादा सप्लाई, एंड लोअर द प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब उसका वाइस वर्सा, उल्टा। ठीक है, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ लिखना है सप्लाई का S of x is equal to function of price, that is प्राइस के हिसाब से ही सप्लाई को पता किया जा सकता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन खाली इतना ही, उसका एक्सप्लेनेशन करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट, इसको सेकंड चीज आती है भाई, शेड्यूलिंग ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन करो। तो सिंपल, आपने पढ़ा होगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के अंदर क्या था भाई? एक इंडिविजुअल सप्लायर को लिया था और उसके हिसाब से अपन ने अफेक्शन लिखा था यहाँ पे। बस वही चीज आपको यहाँ पे करना है, बेसिकली पूरा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना देना, मार्केट सप्लाई कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में 2 कॉलम्स चाहिए आपको, प्राइस चाहिए, क्वांटिटी सप्लाइड चाहिए। प्राइस मैंने क्या लिया यहाँ पर? पहले दिन पर, फॉर एग्जांपल पहले दिन पर आपका प्राइस था 10 रुपया। एक कमोडिटी लेते फॉर एग्जांपल एप्पल। ठीक है ना, एप्पल का पहले दिन पर भाव 10 रुपया था, तो मार्केट में सिर्फ 100 किलो सप्लाई हो रहा था। कितना? 100 किलो। सर प्राइस है ना, बाद में सेकंड डे दूसरे दिन पर बढ़ गया 20 रुपए से, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। सर प्राइस बढ़ रहा है तो अपन को पता है प्राइस के साथ सप्लाई भी क्या होती है? बढ़ गई। तो अब 100 से 200 किलो पर वो सप्लाई भी बढ़ गई। सिमिलरली तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन पर प्राइस 30 से 40 से 50 पर बढ़े जा रही है। सर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, मेरी सप्लाई भी 300 से 400 से 500 पर
बढ़ रही है। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्ट रिलेशनशिप पता चल गया यहाँ पे अपन को। सर यहां पर इसी को अगर मैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के थ्रू करूं तो कैसे होगा? हमेशा याद रखना y एक्सिस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट ओरिजिन इतना फिक्स है। साथ ही साथ और क्या फिक्स होता है? एक्स एक्सिस पर आपका हमेशा क्वांटिटी रहेगा। यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड है तो यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड यूनिट लिखना है इन केजेस। और y एक्सिस पर आपको हमेशा याद रखना है क्या रहेगा? आपका प्राइस रहेगा इन रुपीज, इसका यूनिट है इन रुपीज। अच्छा, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? सर क्वांटिटी सप्लाइड है 100, 200, 300, 400, 500 किलो। तो इक्वल गैप में, इक्वल डिस्टेंस में 100, 200, 300, 400, 500 लिख दूंगा मैं। ओके सर, प्राइस मेरा 10 से लेके 50, तो इक्वल गैप में 10, 20, 30, 40 और ये 50 मैंने लिख दिया। नाउ सर अपन को अभी ज्वाइन करना है। 10 रुपए के भाव पर 100 रुपए का था, तो 10 से मैं किसको ज्वाइन करूंगा? 100 को। 20 पे 200 है, 30 पे 300 है, 40 पे 400 है और 50 पे 500 है। सर ये वाला मेरा क्या हो गया? सारा का सारा कर्व बन गया। अब अगर मेरे को इसको ज्वाइन करना है तो कैसे होगा? सर इसको ज्वाइन करूंगा मैं, सारे के सारे मिडिल पॉइंट्स को जोड़ दूंगा मैं। यहां पे मेरा थोड़ा टेढ़ा बनेगा, बट जब आप ये स्केल एंड पेंसिल से बनाएंगे, यहाँ पे ऑफ कोर्स स्केल एंड पेंसिल मैं यूज नहीं कर रहा, तो स्केल एंड पेंसिल से बनाएंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसको आप बोलोगे सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व आपका क्या हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये बन गया आपका सप्लाई कर्व। इसको लिखने का सप्लाई कर्व। अच्छा सर, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर आपने अभी तक जो चीज की, आगे आगे क्या करना है? आगे आप लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। बिना अजम्पशंस के और एक्सेप्शन के लॉ आगे सिद्ध नहीं हो सकता। तो एल्फ्रेड मार्शल की आदत है, वो अपने लॉ को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कुछ चीजों को दुनिया में जो अनरियलिस्टिक होती है, जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है होना, बट स्टिल वो अज्यूम करते हैं उनके हिसाब से, ताकि लॉ सही साबित हो सके, वो अपने आप को राइट साबित कर सके। तो सर अजम्पशंस को याद करने के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है सर, पुराने गाने विथ चाय इज इक्वल टू नो टेंशन। हमारी ट्रिक क्या है? पुराने गाने विथ चाय इज इक्वल टू नो टेंशन। अच्छा, जिस भी चीजों को मैंने सर्कल किया वो काम की नहीं होती है। जो चीजें बिना सर्कल है, बिना सर्कल के बाहर है, वो चीजों से आपका पॉइंट बनेगा। सबसे पहले पुराने में पी बाहर है, मतलब पी से पॉइंट बनेगा। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सर एल्फ्रेड मार्शल ये मानते हैं कि जब हम किसी भी कमोडिटी को स्टडी कर रहे, फॉर एग्जांपल यहां पर हम एप्पल को स्टडी कर रहे थे, तो यहां पर एप्पल के साथ साथ जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना, चीकू या कोई भी दूसरा, पपाया ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, एप्पल के बदले आप वो सब भी खा सकते हो। बट सर अगर वो सारे फ्रूट्स का, उसके सब्स्टिट्यूट फ्रूट्स का प्राइस अगर ऊपर नीचे हुआ तो सर एप्पल की सप्लाई अफेक्ट हो सकती है उससे? यस, हो सकती है। तो एल्फ्रेड मार्शल क्या मानते हैं कि सर उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनकी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। उनके प्राइसेस क्या है? कांस्टेंट है, एकदम रुके हुए, थमे हुए। क्योंकि अगर उनके प्राइस चेंज हुए तो अपनी एप्पल की सप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते। तो यहां पर हमने वो सारे प्राइसेस को अलग, जो सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसको कांस्टेंट माना है। अच्छा, गाने जी से आता है सर, जी से आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हम ये क्या मानते हैं सर? देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब अगर गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंजेस हुए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने चेंजेस कर लिया कि भाई कल से लॉकडाउन, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कल से लॉकडाउन। सर अगर कल से लॉकडाउन हो गया तो मेरा तो सप्लाई ठप, बट अगर कल से बोला कि लॉकडाउन खुल गया तो मेरी सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी। अब देखो, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी की वजह से मेरी सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। यहां पर एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि हमको है ना, ऐसी कोई भी चीजों से सप्लाई को अफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर हम क्या मान रहे हैं? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब यहां पर सप्लाई को खाली एक ही दादा, एक ही भाई अफेक्ट कर सकता है, वो है सिर्फ प्राइस के अलावा उसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। बट अगर गवर्नमेंट पॉलिसी उसको अफेक्ट कर सकती है तो हम उसको क्या मानेंगे? नो चेंज। मतलब क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी कांस्टेंट है और वो सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, चलो विथ में डब्ल्यू से आता है वेदर कंडीशन। अच्छा सर, वेदर कंडीशंस भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई के अंदर अफेक्शन हो सकता है, या तो सप्लाई बढ़ सकती है या तो सप्लाई घट सकती है। बट हमको क्या चाहिए? एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि प्राइस के अलावा कोई भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम क्या मानते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट है सर चाय में सी से आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं कि भैया मेरे को है ना ये शर्ट बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है 400 रुपया। कितना? 400 रुपया। बट अचानक से क्या हुआ कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के 450 रुपया हो गया। अब देखो, अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा है तो क्या करूंगा मैं? सप्लाई ज्यादा करूंगा? नहीं सर, अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा है ना
तो मैं कम प्रोडक्शन करूंगा, और प्रोडक्शन ही कम है तो मेरा सप्लाई भी कम ही होगा। बट इसका वाइस वर्सा, अगर मेरा कॉस्ट 400 से घटकर 350 या 300 पे आ गया, अब मुझे सस्ते में पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, तो मेरी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। अब देखो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी चीज है जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, सप्लाई या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। बट एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि प्राइस के अलावा उसको और कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, सप्लाई और कोई अफेक्ट नहीं कर सकता प्राइस के अलावा। तो यहां पर हम क्या मानते हैं कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, वो अफेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा नेक्स्ट है सर नो में एन से आता है, एन से आता है आपका नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्या होता है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन? अब देखो हम अगर ये मानते फ्यूचर में, आज के दिन पे अपन ऐसा ना सोचते और ऐसा समझते कि भैया शायद फ्यूचर में एप्पल का प्राइस बढ़ के 100 रुपया हो जाएगा, मतलब प्राइस है ना 50 से सीधा 100 पे चला जाएगा कल, तो यहां पर मेरा है ना, मेरे को मालूम है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, आज ज्यादा सप्लाई करूंगा या कम सप्लाई करूंगा? सर जी कम सप्लाई करूंगा। क्यों? देखो अगर मुझे पता है कि कल भाव बढ़ने वाला है तो मैं कल ज्यादा माल बेचूंगा ना, ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। आज क्यों बेचूं और कम प्रॉफिट क्यों कमाऊं? तो इसकी वजह से देखो अगर फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है तो मैं आज की करंट की जो मेरी आज का जो प्रोडक्ट सप्लाई है उसको मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। और इसका वैसे वर्सा सर, अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में भाव 50 से गिरकर 10 रुपया हो जाएगा, तो मैं क्या सोचूंगा, भाई आज 50 रुपया मिल रहा है ना, जितना हो सके सप्लाई कर, जितना हो सके सप्लाई कर और 50 रुपया लेके छुट्टा हो जा। क्यों 10 रुपए का नुकसान करना है? 10 रुपए में बेच के थोड़ी ना मेरे को नुकसान पालना है, ठीक है। तो देखो कल के भाव से मेरा आज का सप्लाई या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से मेरा सप्लाई बढ़ सकता है या घट सकता है। बट सर एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि प्राइस के अलावा सप्लाई को कोई भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करते हैं सर, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हम ऐसा करते हैं कि भाई हम लोग ने कभी भी फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उसका एक्सपेक्टेशन नहीं करना है हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सर टेंशन। टेंशन में टी के ऊपर 2 है, मतलब टी से 2 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। टी से क्या आता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब देखो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि सप्लाई, अपन ने माल तो बना लिया, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस हो गए। अब सर एक जगह से सपोज मुंबई से मेरे को गोवा लेके जाने का माल भर के ट्रक के अंदर, परंतु सर वो ट्रक, वो लॉरी वाला भाव बढ़ा देगा, तो क्या मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा? नहीं, मेरे को नुकसान हो जाएगा। पर सर लॉरी वाले ने भाव घटा दिया तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा? हाँ, कम भाव पर ज्यादा सप्लाई करूंगा मैं, ताकि मेरे को प्रॉफिट हो जाए। तो देखो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐसा चीज है जिसकी वजह से मेरा सप्लाई या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। बट एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है कि प्राइस के अलावा कोई सप्लाई को छुएगा भी नहीं, छुएगा तो धोपटीस। तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपन ये मान रहे हैं कि वो देयर इज नो चेंज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वरना सप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा और एल्फ्रेड मार्शल को वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नेक्स्ट है सर दूसरा टी से आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, देखो अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स, न्यू इक्विपमेंट्स, अच्छे लेबर्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा सर, हमारा प्रोडक्शन बहुत फटाफट अच्छा होगा और हमारा सप्लाई भी अच्छा होगा। बट हम पुरानी टेक्निक्स, गंदे लेबर, गंदे इक्विपमेंट्स और जो कमजोर लेबर्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि ज्यादा अच्छे नहीं है तो उस काम के लिए, तो क्या होगा सर, हमारा प्रोडक्शन भी लो होगा और हमारा सप्लाई भी नीचे ही जाता रहेगा। तो देखो सर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से मेरा भी सप्लाई ऊपर नीचे हो रहा है, बट एल्फ्रेड मार्शल बोलता है सप्लाई को सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है, बाकी कोई नहीं। नेक्स्ट थिंग इज एक्सेप्शन। सर देखो एल्फ्रेड मार्शल ने ना बहुत कोशिश की कि इस दुनिया में सारी चीजों को अपने लॉ के हिसाब से चलाने के लिए, बट कुछ चीजें होती है ना जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, आउट ऑफ द सिलेबस। ये एल्फ्रेड मार्शल ने बहुत कोशिश की कि इसको अपने लॉ के हिसाब से मोल्ड कर दी जाए, बट स्टिल ये बाहर चली गई। एल्फ्रेड मार्शल के लॉ के अंदर ये फिट ही नहीं हो पाई। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक हम देते हैं सुंदर रूपा। क्या है, सुंदर रूपा। सर जिसको सर्कल है वो काम का नहीं है, जिसको सर्कल के बाहर है वही काम का है। सर एस से आता है सप्लाई ऑफ लेबर। नाउ सप्लाई ऑफ लेबर को मैंने इसको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, यहां पर इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, बिकॉज सप्लाई ऑफ लेबर है ना, आपको 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं डेफिनेशन में या गिव रीजन में। वहां पर आपको ये चीज को पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो आपको गुड मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। देखो यहां पर मैंने एक शेड्यूल और ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा, मैं ध्यान से समझना। पहले मैंने लिया है लेबर सप्लाई शेड्यूल, बोलते हैं इसको वेज रेट पर आवर। वेज रेट का मतलब होता है 1 घंटे में उनको कितना वेजेस मिलता है, सब लेबर को 1 घंटे में कितना वेजेस मिलता है। आवर्स ऑफ वर्क पर डे, एक दिन में वो
इतने वेजेस पर कितना घंटा काम करने के लिए रेडी है, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस, तो लास्ट में जितना भी घंटा उन्होंने काम किया तो उनको टोटल कितना कमाई हो रहा है एक दिन के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब पहले दिन पर, ये क्या लिया मैंने, फर्स्ट डे, पहले दिन पर लेबर को है ना 1 घंटे का 100 रुपया मिलता, काम करने में 1 घंटे का उसको कितना मिलता, 100 रुपया। तो वो वर्कर कितना काम करता है, कितने घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है। अब देखो पहले दिन पर उसको 100 रुपया मिल रहा है और उसने 5 घंटे काम किया, तो उसने पूरे दिन में कितना कमाया, तो उसने पूरे दिन में 500 रुपया कमाया, ठीक है। अच्छा सर दूसरे दिन में वर्कर का है ना वेज रेट बढ़ गया, 100 से 200 हो गया, मतलब अब अगर वो 1 घंटा काम करेगा ना तो उसको 200 रुपए की कमाई होगी, ठीक है। तो अब वो है ना 7 घंटा काम करता है, कितना, 7 घंटा। सर 200 रुपए के हिसाब से 7 घंटे का कितना रुपया मिलेगा उसको, 1400, कितना, 1400 रुपया मिलेगा ना, है ना। वर्कर को है ना क्या करना है मालूम है, वर्कर का एक टारगेट था कि उसको एक दिन में 1400 रुपया जितना, 1400 या 1300 रुपया जितना कमाना है। क्या उसका ये टारगेट पूरा हो गया, हाँ सर टारगेट पूरा हो गया। अब देखो नेक्स्ट दिन क्या हो रहा है, नेक्स्ट दिन वेज रेट 200 से 300 पे हो गया, मतलब अब अगर वर्कर काम करेगा तो उसको 1 घंटे का 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब है ना मगर वो 6 घंटा ही काम करता है, कितना, 6 घंटा काम करता है। अच्छा 300 रुपया 6 घंटे के हिसाब से कितना होगा उसको, 3 6 18 1800 रुपया होता है ना। देखो अगर हम उसका टारगेट देखेंगे, वर्कर का टारगेट, तो वर्कर का टारगेट पूरा हो गया। तो सर एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो, देखो ध्यान से देखो, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता है आपका सप्लाई भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये लॉ है। अब ना यहां देखो, यहां पर वर्कर का जो प्राइस है, वर्कर का जो वेज रेट है, बेसिकली वो प्राइस होता है, वो बढ़ रहा है। देखो 100 से 200, 200 से 300, ये बढ़ रहा है। बट वर्कर का जो लेबर सप्लाई है, काम करने का जो सप्लाई है, लेबर क्या करेगा, सप्लाई, जो वर्कर होता है क्या सप्लाई करेगा, अपनी मजदूरी सप्लाई करेगा, मेहनत सप्लाई करेगा। तो सर वो जो लेबर है वो सप्लाई करता है, वो ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, पहले 5 से 7 पर बढ़ रहा था, पर बाद में 7 से 6 पर क्या हो गया, घट गया। सर देखो लॉ बोलता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, बट सर यहां पर तो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई घट गया, सप्लाई क्या हो गया, घट गया। सर ये तो लॉ के खिलाफ हो गया ना, ये तो लॉ के विपरीत हो गया, ठीक है। अब देखो सर लॉ के विपरीत हो गया, इसी वजह से तो ये एक्सेप्शन में, ठीक है। अच्छा ये ऐसा लेबर ने क्यों किया, क्योंकि लेबर का जो दिन का टारगेट था पैसा कमाने का वो फुलफिल हो गया, उसको तो मैक्सिमम 1400-1500 रुपया कमाना था, पर तीसरे दिन पर तो उसने 1800 रुपया कमा दिया। वो बोलेगा भाई मेरा तो कोटा पूरा हो गया, मैं और क्यों काम करूं, तो उसने 6 घंटे में काम बंद करके वो घर पे चला गया, क्योंकि उसका जो इनकम का क्राइटेरिया था वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब उसकी जेब भरी है तो वो बोला कि भाई ठीक है ना, अब मेरे को इससे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, अब मैं घर पे जाके शांति से रेस्ट कर सकता हूं। अब है ना इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, y एक्सिस x एक्सिस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट एंड ओरिजिन तो आपका फिक्स है। सर यहां पर आपका क्या लेते हैं, हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं, तो यहां पे क्वांटिटी नहीं है, ऑफ कोर्स क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर, और ये किस में, आवर्स ऑफ वर्क, और आवर्स में कितने घंटे काम कर रहे हैं। सर यहां पर प्राइस लेते हैं आप हमेशा, पर प्राइस नहीं, यहां पर क्या है, वेज रेट है, तो वेज रेट पर आवर इन रुपीज होगा, ठीक है, इसलिए वेज रेट इन रुपीज लिखा, थोड़ा टेढ़ा है यहां पे। अब देखो यहां पर वेज रेट किस तरह से, सर वेज रेट 100 200 300 है, तो यहां पर 100 200 300, और सर सप्लाई ऑफ लेबर कितना है, 5 7 6, तो 5 6 7, अपन तो लाइन वाइज ही लिखते हैं ना, 5 6 7। अब देखो इसको बनाने का कैसे, सर 100 पे मैं कितना लेबर को काम कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं, 5 घंटा, तो जब 100 रुपए का प्राइस है तो मैं 5 घंटे का लेबर सप्लाई कर रहा हूं। सर जब 200 रुपए का प्राइस है तो मैं 7 घंटे का लेबर सप्लाई कर रहा हूं, तो 200 को 7 के साथ जोड़ना है। और सर 300 रुपए का प्राइस है तो मैं सिर्फ 6 घंटे का लेबर सप्लाई कर रहा हूं, तो 300 के प्राइस पर मैं 6 घंटे का लेबर सप्लाई कर रहा हूं। नाउ देखो नॉर्मल सप्लाई शेड्यूल कैसा होता है, ऐसा आगे जाता है, कंटिन्यूअस ऐसा आगे जाता रहता है, बट यहां पे देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पर पहले ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर वापिस से वो पीछे की तरफ आ गया। सर सप्लाई क्या हो गया, पीछे की तरफ बैंड हो गया, बैंड हो गया मतलब सर वो लॉ ऑफ सप्लाई के खिलाफ हो गया। अब इसका सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, सर इसका सप्लाई कर्व देखो, आपको इन सारे पॉइंट्स को जोड़ना है, तो आप इसको और इसको यहां पर जोड़ोगे। अब देखो यहां पर नॉर्मल सप्लाई कर्व क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर की तरफ ऐसा जाता है अपवर्ड पोजीशन में, बट यहां पर क्या हुआ सर, पहले वो ऊपर की तरफ गया, बट बाद में वो फिर से इधर इस तरफ बैंड हो गया, तो इसको बोलते हैं सर बेंडिंग सप्लाई कर्व, जिसको लॉ ऑफ सप्लाई के खिलाफ माना जाता है।
तो ये चीज आपको पूरी बना के बतानी है अपने एक्सेप्शन के अंदर, सप्लाई ऑफ लेबर वाले के पॉइंट के अंदर। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, रूपा। रूपा में आर से आता है रेयर गुड्स। सर रेयर गुड्स का मतलब होता है इस दुनिया में जो एंटिक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोनालिसा की पेंटिंग ले लूं, अच्छा सर मोनालिसा की पेंटिंग का मैं कितना भी भाव दे दूं, मैं कितना भी प्राइस बढ़ा दूं उसका, सपोज ऑक्शन में बोली लगी, एक इंसान ने बोला 10 लाख रुपीस, दूसरे इंसान ने बोला 20 लाख, तीसरे इंसान ने बोला 50 लाख। सर प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, क्या मोनालिसा की पेंटिंग की अपन सप्लाई बढ़ा सकते? नहीं सर, रेयर है। रेयर का मतलब ये होता है वो इस पूरी दुनिया में एक ही है। तो ऐसी चीजों का आप प्राइस कितना भी बढ़ा दो, इसकी आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि तभी तो वो रेयर है ना, वरना वो रेयर क्यों होती? तो सर आपको लॉ क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए। बट सर यहां पर प्राइस बढ़ रही है पर सप्लाई बढ़ा सकते हो आप? नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए वो क्या है आपका एक्सेप्शन है। तो इसके अंदर क्या लिखने का, सारे जो एंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको आप लिख सकते हो एग्जांपल के रूप में। नेक्स्ट है सर यू से अर्जेंट नीड फॉर कैश। अब देखो आपको है ना बहुत अर्जेंट है कैश की। अब देखो आपके पास सपोज एक मोटरसाइकिल है, आपके पास एक बाइक है, BMW बाइक है, उस बाइक की कीमत 10 लाख रुपए, ठीक है। आपको है ना अचानक से आपकी मम्मी का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, आपकी मम्मी बहुत सीरियसली बीमार पड़ गई और आपकी मम्मी का ऑपरेशन हो गया। अब देखो आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और जल्दी जरूरत है, अर्जेंटली। आप क्या करते हो, अपनी 10 लाख रुपए की बाइक बेचने के लिए निकाल देते हो ना। देखो आपको पैसों की जरूरत है, एक बायर आया, आपको बोला कि भाई मैं तो सिर्फ 5 लाख दूंगा, लेने का है तो ले वरना जा, तेरे ऊपर है ना। देखो आपको पैसों की जरूरत है तो आप क्या सोचोगे, ठीक है भाई तू दे 5 लाख तू दे, बाकी का गया तेल लगाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो आपने कम भाव में भी अपना सप्लाई कर दिया। अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगा ना तभी आप सप्लाई करते हो, और जब प्राइस घटेगा तब आप सप्लाई नहीं करते हो। पर सर आपको पैसों की अर्जेंटली कैश की जरूरत थी तो कम भाव पर भी आपने सप्लाई कर दिया, सर लॉ के खिलाफ, लॉ के विपरीत। इसके लिए उसको क्या माना गया है, एक्सेप्शन माना गया। नेक्स्ट है सर पी से आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीजें, जिसको मैं बोलूं दूध बोलूं मिल्क, या फिर ब्रेड हो गया, बटर हो गया, कोई भी खाने पीने की चीजें XYZ, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए। अब देखो अगर आपको मालूम है एज अ सेलर, आपको मालूम है कि भाई मेरी चीजें है ना बहुत जल्दी खराब होने वाली है, तो यहां पर उसका अगर कम से कम भाव भी मिलेगा ना मुझे, तो भी मैं उसको बेच दूंगा। क्यों? इस डर से कि भाई बाद में ये खराब हो जाएगा। तो जीरो, एक भी रुपया ना आने से अच्छा है जो भी थोड़ा बहुत रुपया आ रहा है उसमें मैं सप्लाई कर दूं। सर लॉ क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तभी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। बट यहां पर क्या हो रहा है सर, मैं इस डर से बेच रहा हूं, मैं इस डर से ज्यादा सप्लाई कर रहा हूं कि भाई मेरा माल कहीं खराब ना हो जाए, भले मुझे उसके लिए कितना भी लो प्राइस मिले। तो यहां पर भाव घट रहा है पर फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर रहा हूं डर की वजह से। इसके लिए लॉ के खिलाफ और ये एक्सेप्शन में आ गया। लास्ट पॉइंट है हमारा ए से एग्रीकल्चरल गुड्स। सर एग्रीकल्चरल गुड्स किस पे डिपेंड होता है, वेदर कंडीशन पर, रेनफॉल पर, सनलाइट पर, ठीक है। अब सर अगर ये सारी चीजें अच्छी नहीं हुई, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे नहीं हुए, सॉइल अच्छी नहीं हुई, या फिर सीड्स अच्छे नहीं मिले, XYZ वाटर अच्छा नहीं मिला, या सॉइल फर्टाइल नहीं हुई, XYZ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स, सर एग्रीकल्चरल गुड्स ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आप अगर ये सारे फैक्टर्स प्रॉपर नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो आप कितना भी भाव दे दो, आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो उसको, क्या सेलर सप्लाई कर पाएगा? अरे नहीं कर पाएगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसका माल बना ही नहीं है, उसका प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि रीजंस फेवरेबल नहीं थे, फैक्टर्स फेवरेबल नहीं थे, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, सॉइल अच्छी नहीं थी, पानी अवेलेबल नहीं था। तो आपको सेलर, कोई भी बायर आपको सेलर को कितना भी प्राइस दे दे, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगी तो एग्रीकल्चरल गुड्स आप ज्यादा बना ही नहीं पाओगे, प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, तो सप्लाई कैसे करोगे? तो यहां पर देखो प्राइस बढ़ रहा है बट स्टिल आपकी सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो यहां पर एग्रीकल्चरल गुड्स लॉ के खिलाफ हो जाता है, इसके लिए उसको एक्सेप्शन मानते हैं। तो इसी के साथ आपका पूरा लॉ ऑफ सप्लाई खत्म होता है। इसको एंड करेंगे हम एक कंक्लूजन के साथ। कंक्लूजन आपको क्या देना है, thus we can conclude that the law of supply describes the functional relationship, that is direct relationship between price and quantity supplied. थैंक यू, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।